चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस प्रेजेंटेड बाय जनता टीवी, पावर्ड बाय पीएनबी किचन में। पीएनबी की सुनो, हेल्दी चुनो। सपोर्टेड बाय यूपीएस लक्ष्मी, एलपीएस बोसाड, प्रूवन प्रोडक्टिविटी। ओए होए पीएनबी, बर्तन क्या बनाए, स्टेनलेस स्टील अव्वल है और वो भी ट्राई प्लाई। पीएनबी के स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स हैं आईएसआई सर्टिफाइड और वो भी ट्राई प्लाई यानी मेटल के 3 लेयर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ताकि बर्तन एक समान गर्म हो, जिससे आपकी कुकिंग हो फास्टर, स्मार्टर, बेटर। पीएनबी की सुनो, हमेशा हेल्थी चुनो। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। जनता टीवी प्रेजेंट्स चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस पावर्ड बाय पीएनबी किचनमेट, सपोर्टेड बाय एलपीएस बोजाड का यह सफर अब रोहतक से प्रस्थान कर चुका है। चुनावी साल में यह सफर न सिर्फ मुश्किलों भरा रहेगा, बल्कि इस दौरान कई सियासी जो अड़चने हैं वो भी आएंगी। साथ ही हो सकता है कि कई राजनीतिक बवंडरों का भी आपको इस सफर में सामना करना पड़े, क्योंकि जिन सवालों से आपका आमना सामना होगा वो सवाल भी इस सफर की तरह ही मुश्किल और कठिन होंगे। और जो बोर्डिंग पास हमने आपको दिए हैं वो बोर्डिंग पास सिर्फ चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस में सफर के लिए ही मान्य है, यानी कि अगर आपको चंडीगढ़ या फिर दिल्ली पहुंचना है तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको अपने क्षेत्र के जो मतदाता हैं उनसे उस पर मुहर लगवानी होगी। मैं उम्मीद करती हूं कि आपका ये सफर सुखमय और सुखद होगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस। 2024 में 2 बड़ी लड़ाइयां होनी है, एक दिल्ली के लिए, एक चंडीगढ़ के लिए। अब इस बस में सवारियां चढ़ रही हैं, उतर रही हैं और इस वक्त हम रोहतक में हैं। रोहतक में भी कई सवारियों की बोर्डिंग हुई है, उनसे भी आपका परिचय करवाते हैं। लेकिन रोहतक की अपनी एक अलग कहानी है। 9.5 साल हो गए, अब कुछ महीनों में 10 साल हो जाएंगे प्रदेश सरकार के, बीजेपी की सरकार। पहले टेन्योर में फुल फ्लेजेड, सेकेंड टेन्योर में एक जेजेपी नाम का इंजन लगाना पड़ा सरकार चलाने के। उसके पहले के जो 10 साल हैं उसमें भी जो पहला 5 साल का जो टेन्योर था वो कांग्रेस का इंडिपेंडेंट यानी कि खुद की सरकार थी। लेकिन जब सेकंड टेन्योर आया था तो कई इंडिपेंडेंट एमएलएस के छोटे छोटे इंजन लगाने पड़े थे। रोहतक को कहा जाता है कि जैसे ही आप बहादुरगढ़ की तरफ से आ जाए या किसी तरफ से आए तो रोहतक को कहते हैं कि ये जाट लैंड की शुरुआत हो जाती है। लेकिन इसकी एक और पहचान बन गई जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दबदबा बना और कांग्रेस के अंदर या बाहर और 10 साल की सरकार रही। कांग्रेस के ही कई लोग उनकी आलोचना करते थे कि मुख्यमंत्री तो सिर्फ वो रोहतक के हैं, बाकी हरियाणा की अनदेखी। लेकिन 2014 के बाद कहानी थोड़ी थोड़ी बदलनी शुरू हुई। 2014 में रोहतक शहर यानी कि जो रोहतक कंस्टिट्यूएंसी है वहां पर कांग्रेस को और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तब झटका लगा जब रोहतक सीट कांग्रेस हार गई और बीजेपी से मनीष ग्रोवर ने अपना झंडा गाड़ दिया। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब 2019 में दीपेंद्र हुड्डा लोकसभा चुनाव के लिए रोहतक से और खुद हुड्डा साहब सोनीपत से हार गए। अब ये रोहतक, सोनीपत, झज्जर ये उनके चौधर के तौर पे जाना जाता रहा है। लेकिन बीजेपी का भी प्रदेश मुख्यालय रोहतक में ही है और बीजेपी लगातार ये कोशिश कर रही है, लोकसभा चुनाव में पिछली बार वो सफलता भी मिली कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की जो चौधर है वो इस इलाके में तोड़ दी जाए। सतीश नांदल नाम के एक सज्जन जो कभी आईएनएलडी का झंडा बुलंद करते थे, गढ़ी सांपला किलोई से चुनाव लगातार लड़ते थे, उनको भी बीजेपी में शामिल करवाया गया और अब भी वो डट करके वहां मुकाबला कर रहे हैं। यानी बीजेपी की अपनी एक रणनीति है कि हुड्डा साहब को उनके घर में ही घेरा जाए। हालांकि बहुत कामयाबी शायद अब तक नहीं मिली है अगर लोकसभा चुनाव को छोड़ दें। बहरहाल रोहतक में कई पैसेंजर्स हैं जिनकी बोर्डिंग हुई है, पहले उनसे आपका परिचय करा दूं। सबसे पहले
सुभाष बत्रा साहब हैं, पूर्व गृह राज्य मंत्री हैं, कांग्रेस खेमे से हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बहुत लाडले हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब जब चुनाव का वक्त आता है तो बत्रा साहब को कह देते हैं कि एमएलए एमपी बनने की क्या जरूरत है, उससे बड़ा होता है नेता बनना, तो आप नेता बन करके चलिए। तो सुभाष बत्रा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू, धन्यवाद आपका। बीजेपी की तरफ से हैं मनीष ग्रोवर, जो 2014 में रोहतक सीट पर बीजेपी का झंडा बुलंद किया और एक लंबे अरसे से हुड्डा साहब को चुनौती और उनको घेरने के लिए कसरत करते रहे। तब जब इनके बाल काले हुए करते थे, अब तो सफेद हो चुके हैं। एक रणनीति के तहत घेरने की कोशिश, और मनीष ग्रोवर को तो कहते हैं कि रोहतक के मुख्यमंत्री आजकल मनीष ग्रोवर ही हैं। जेजेपी की तरफ से प्रोफेसर वीरेंद्र सिंधु हैं। अब जेजेपी आजकल गठबंधन में है, कुछ दिन में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी। अब तक बताया नहीं बीजेपी वालों ने और मनीष ग्रोवर जी ने कि कितने सीट पे वो तैयारी करें, 10 पे करें, 1 पे करें, 2 पे करें। बहरहाल विकास मेहरा जी हैं आम आदमी पार्टी से, गाड़ी लेकर के चले थे हरियाणा में, उछल उछल करके लोग इनकी गाड़ी से भाग रहे हैं। दिल्ली और चंडीगढ़ पहुंचते पहुंचते क्या हालत होती है देखते हैं। अरविंद गोस्वामी हैं आईएनएलडी की तरफ से, वन मैन आर्मी के सिपाही, इस वक्त रोहतक से, जिस पार्टी का कभी जलवा हुआ करता था, आज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है। बहरहाल सत्ता में हैं आप जी, पिछले 10 साल से। 2024 में जनता जनार्दन तय करेगी कि फिर आगे गाड़ी किसकी चलनी है। रोहतक को, झज्जर को, सोनीपत को कांग्रेस के ही लोग, यही बत्रा जी, यही इनके शैलजा जी, यही इनके किरण जी, यही इनके रणदीप जी और बाकी लोग कहते थे कि हुड्डा साहब रोहतक के मुख्यमंत्री हैं और रोहतक में जबरदस्त डेवलपमेंट करवाया। वो 10 साल का टेन्योर और अब आपका 10 साल का टेन्योर। अच्छा सवाल आपने किया। वर्तमान में मैं ये कह सकता हूँ कि देश की राजनीति और प्रदेश की राजनीति अब बदली हुई है। पिछले समय में अपने क्षेत्र को सिर्फ मजबूत करने के लिए वहीं तक सीमित रहते थे। अपने को ही क्षेत्र को मैं अपना मजबूत कर लूँ, बाकी जो लोग मुझे एमएलए समर्थन दे रहे हैं उनका ना करो। अपनी सीट अपने परिवारों के लिए, बच्चों के लिए मजबूत करो। बच्चों से बाहर निकलते नहीं थे। इसलिए वर्तमान की स्थिति जो बदली है भारतीय जनता पार्टी ने, एक विधानसभा नहीं, 90 की 90 विधानसभा, 10 की 10 लोकसभा के अंदर काम हो, ऐसे एक राजनीति ने परिवर्तन लिया है। अब वो परिवारवाद वाली राजनीति जो है आस्था तो लुप्त होती जा रही है। अब जाति पाति वाली राजनीति लुप्त होती जा रही है। अब जो काम करेगा जनता का, देश में, प्रदेश में, जनता उसको उठाए। किसी को पाबंदी नहीं है आज के दिन। जनता जिसको विश्वास में ले लेगा, जनता के काम हितों में करेगा, तो जनता आपके साथ खड़ी है। जो ये कह रहे हैं मनीष ग्रोवर जी कि रोहतक मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, उसके आगे भी कोई कहानी है? कोई सुभाष बत्रा, कोई शैलजा, या रोहतक सिर्फ इतना ही तक है? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर पार्टी है और वो 36 बिरादरी को साथ लेके चलती है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस हरियाणा के 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे। चौमुखी विकास हुआ। आज जो भी आदमी रोहतक से बाहर से कोई आता है तो देख के इसको कहता है कि इतने बाईपासेस, इतने फ्लाईओवर, इतना चौमुखी विकास, वो अगर किसी की देन है तो कांग्रेस पार्टी की देन है। एक नंबर 2, अभी मनीष जी ने ये बात कही कि ये परिवारवाद से ऊपर उठ के हमने पूरे प्रदेश में, मैं ये कहना चाहता हूँ कि परिवारवाद कहाँ नहीं है। ये सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, हमारे सीनियर लीडर थे चौधरी बरिंदर सिंह, उनको लिया, ये तो रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ, उनको यूनियन मिनिस्टर बनाया, आज भी वो बीजेपी में है। उनकी वाइफ को, प्रेमलता जी को टिकट दी, वो एमएलए बनी।
अब उनके लड़के को लोकसभा की टिकट दी, तो परिवारवाद तो हर जगह है। अगर मान लो एक मिनट के लिए कोई किसी परिवार के अंदर, किसी लड़के के अंदर या उनकी बेटी के अंदर को पोटेंशियल है, तो इसको परिवारवाद, अगर ये मैं गिनती कराने लग जाऊं आज जितने यूनियन मिनिस्टर हैं उनके परिवारों को, अगर ये बताना शुरू कर दें तो परिवार तो देखो, अगर एक पिता मिनिस्टर है या चीफ मिनिस्टर है तो उसका बेटा मान लो उस एटमॉस्फेयर में पला है तो वो जाएगा। तो इसलिए मैं इसको परिवारवाद नहीं कहता। कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश में विकास करवाया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर 10 साल रहे, चौमुखी विकास हुआ और आज भी लोग याद करते हैं कांग्रेस पार्टी के राज में। रोहतक क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इर्द गिर्द घूमती है? प्रो एंटी हुड्डा, प्रो हुड्डा? देखिए, एक समय पे ऐसा हो सकता है, लेकिन आज तो एनडीए की सरकार ने और जिस तरीके की ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट ने की है, जिस तरीके के काम इस सरकार ने किए हैं, बीजेपी जेजेपी सरकार ने मिलकर किए हैं, जो चौमुखी विकास करवाया, जो समानता का विकास कराया, उसका जो परिणाम है पिछले लोकसभा चुनाव में आपने देखा भी होगा और आगे भी इस लोकसभा जो चुनाव होगा उसका परिणाम उसमें आपको देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि ये आखिरी बार है कि जितनी भी घूम रही है ना, घूमती हुई जो थोड़ी सी दिख रही है, वो इस बार खत्म हो जाएगी। ये हुड्डा साहब के इर्द गिर्द ही रोहतक को देखें पॉलिटिक्स को, या कुछ बदली हुई परिस्थितियां हैं? देखिए, पूरा प्रदेश, पूरा देश अब ये चीज़ नहीं मानता और ख़ास करके रोहतक में और इर्द गिर्द रहते तो मुझे लगता है पहले दीपेंद्र हुड्डा जी चुनाव नहीं हारते। स्थितियाँ बदल गई हैं, परिवारवाद हर जगह हावी हो चुका है। एक सिर्फ आम आदमी पार्टी को छोड़ के हर जगह बोलबाला है परिवारवाद का, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे इनेलो हो, चाहे जेजेपी हो, सिर्फ परिवारवाद कहीं नहीं है। तो सिर्फ इकलौती आम आदमी पार्टी के अंदर कोई परिवारवाद नहीं है, जो युवाओं की और एक युवा पार्टी है, जो एक भविष्य है पूरे देश का और इस हरियाणा प्रदेश का। आईएनएलडी, क्योंकि आईएनएलडी परिवारवाद पे बोले, जेजेपी परिवारवाद पे बोले तो स्थितियां बड़ी विचित्र हो जाती हैं। आईएनएलडी, एक वकील का बेटा वकील बन सकता है, एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, एक आईएएस का बेटा आईएएस बन सकता है, तो एक नेता का बेटा नेता क्यों नहीं बन सकता? और रही जहाँ तक परिवारवाद की बात, अगर परिवारवाद इतना हावी होता तो ये आपके सामने बैठा एक यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति करने वाला हरियाणा में प्रदेश का अध्यक्ष नहीं होता, इनेलो की नुमाइंदगी आप लोगों के समक्ष नहीं कर रहा होता। हाँ, तो इधर वाला ना, ऊपर वाले का क्या? ऊपर जो मेन जहाँ है वहाँ क्या स्थिति है? जो लायक होगा वो निकल करके सामने आएगा। अब जो बीजेपी परिवारवाद की बात करती है वो हमारे ही परिवार के लोगों के साथ सरकारें चला रही है, मतलब वहाँ भी परिवारवाद नहीं है, वहाँ भी परिवार जो लायक होगा वो निकल के आएगा सामने। ठीक है। ये 10 साल में रोहतक कैसे बदल गया, या आपको लगता है कि हुड्डा जी के रिज्म से ये 10 साल जो अब हो जाएंगे, 9.5-10 साल हो जाएंगे, डेवलपमेंट में क्या उनको पीछे छोड़ा या वो मैच कर पाए क्या? आप अगर ये कहना रहे कि रोहतक में आप हुड्डा जी नहीं बीजेपी को आप वोट दीजिए, उसका आधार क्या होगा? मैं ये नहीं कह रहा कि 10 साल में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने काम नहीं किया, काम किए, काम वो किए जो जनता को किसी तरह का लाभ नहीं मिला। सबसे ज़्यादा यहाँ समस्या रहती थी गंदगी की। 2014 से पहले 2009 और 14 बीबी बत्रा जी विधायक थे, उसका जहाँ घर है और यहाँ सारे मंत्री, मुख्यमंत्री, आईएएस इतने टालियों का कूड़े पड़े रहते थे, ढेर गंदगी के। ये उस समय का काम बता रहा हूँ। आप काम की परिभाषा आप सड़क से बनाए, पुल से बनाए, वो बात दूसरी है। जो आम आदमी को क्या चाहिए? सफाई। सफाई, गंदगी भरी रहती थी। मैंने बीवी बता के घर के कूड़ा उठा के उनसे लाया हूँ। रोहतक से हर परिवार से जो बहन, मेरी बेटी, माँ दूर फेंकने जाती थी गंदगी, आज मेरी गाड़ी उसके दरवाजे जाती है, स्पीकर ऑन करते हैं। आम आदमी ये सुविधा चाहिए। दूसरा, आज हमने हर क्षेत्र में, ट्रैफिक की हालत हमारी खराब थी। जो हमारा शहर है रोहतक, शांतमयी, सर छोटा चौक, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भिवानी स्टैंड, ओल्ड बस अड्डा, आईडीसी, हिसार रोड, भिवानी रोड,
आदमी क्रॉस नहीं कर पाता था, 2-2 घंटे जाम लगा रहता था। अब जो आदमी घर से निकले और वो दुकान ना पहुंचे, इंडस्ट्री ना पहुंचे, इंडस्ट्री वाले खाना खाने नहीं आते थे, सुबह ले जाते थे, वही दोपहर गर्म करते थे। इसके साथ साथ एक मानवता जो बड़ी है, मानो भिवानी रोड, हिसार रोड के जो ग्रामीण क्षेत्र आते हैं, कोई पेशेंट को आना हो तो बेचारे के रास्ते में डेथ हो जाती है। इसलिए अब सीधा एलिवेटेड है, वो पीजीआई में सीधा पहुंच सकता है। ऐसी हेल्थ के अंदर आपका सड़कों का, एलिवेटेड का, टैक्सी का, पार्किंग का, हमने जो 5 साल, मैंने 5 साल दिए मुझे जनता ने, मैंने 5 साल में पूरे किए हैं। ये 10 साल अपने काम नहीं पूरे कर पाए। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बेटे का सपना था रेलवे को बाहर निकाला, ड्रीम प्रोजेक्ट। अरे 10 साल थोड़े होते हैं क्या? आपने रेल मंत्री पवन बंसल से शिलान्यास करवाया, ओल्ड ITI में नहीं निकाल पाए। आपने 5 साल मल्लिकार्जुन जी जो वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर रेल मंत्री से, उनसे करवाया। 5 साल और 10 साल में कितना अंतर है? 10 साल के अंदर काम जो जनता को देने चाहिए वो नहीं दिए, सिर्फ अपने बेटे को बढ़ाने के लिए आगे। अभी आई परिवारवाद की बात, मैं परिवारवाद की बात को जो उधर से भाई से भी आई, जो काम करेगा वो करेगा। मैं ये जानना चाहता हूँ परिवारवाद से, सुभाष बता जी, आज चौधरी भूपेंद्र सिंह अपने बेटे को पूरे प्रदेश में घुमा रहा है, मेरा दीपेंद्र में कहना नहीं सुभाष बता का नाम नहीं, हिम्मत है। परिवारवाद ये कहते हैं एक निर्णय करना, टेबल पर बैठ कर निर्णय करना कौन करता? परिवार करता है। कार्यकर्ता जिसमें फील्ड में होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको साइड में कर देना चाहिए, बढ़ाएं उसको, परंतु हिम्मत है ना जी। दूसरे परिवार के लोग, अंतिम व्यक्ति का जो पार्टी का वर्का 50 साल से लगा हुआ है, जो 40 साल से लगा है, उसको भी कुर्सी पे दे दो ना आगे। माल अपने अपने गप, बाकी बचा हुआ कार्यकर्ताओं को डाल दो। बीजेपी का निर्णय और देख लिया, वर्तमान में मध्य प्रदेश में अंतिम व्यक्ति को बैठे हुए मनोज यादव को बना दिया, राजस्थान में भजनलाल शर्मा को बना दिया, छत्तीसगढ़ में यहाँ परिवारवाद वो होता है जिसे परिवारवाद में खुद टेबल पे बैठ के निर्णय करना, बहू भी, पिता भी, बेटा भी, माँ भी, वो निर्णय, वो परिवारवाद उसे कहते हैं। परिवारवाद ये नहीं कहते कि एक बाप का मैं MLA तो मेरा बेटा ना बनना चाहिए, मैं इस बात में मत करूँ, परंतु निर्णय में वो नहीं बैठना चाहिए परिवार। इसीलिए कांग्रेस का भट्टा केंद्र में बैठा है और प्रदेश में बैठा है। आज दीपेंद्र का नाम हटा दो, कांग्रेस हमारे टक्कर में आ जाएगी, नहीं तो आने वाले समय कांग्रेस शून्य है, न देश में न प्रदेश में। ये परिवारवाद का डेफिनेशन बता रहे हैं, लेकिन उसके पहले ये कह रहे हैं कि जो डेवलपमेंट हुआ, मनीष ग्रोवर जी थोड़ा बोलने में कुछ लाज लिहाज रख गए। कई लोग ये कहते हैं कि रोहतक का जो डेवलपमेंट हुआ, बाईपास का, इसका उसका, कई लोग कहते हैं कि जरा जाकर के देखिए किसकी ज़मीनें हैं, कहाँ क्या कट गया, कहाँ क्या जुड़ गया, कहाँ CLU हो गया। ये थोड़ा दबा के बोल गए। जब मैं रोहतक में घूमता हूँ तो जो ओपोनेंट है वो ये कहते हैं कि वो डेवलपमेंट तो हुआ, लेकिन उस डेवलपमेंट के पीछे भी एक कहानी है, और जो बुनियादी सुविधाएं होनी थी वो नहीं हुई। देखिए शशि रंजन जी, आज आपने जो रूट प्लान बनाया है, ये बाईपास का बनाया ना। अब आप एक काम करिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चलिए इस बस को लेके आपकी जनता TV चैनल को मैं खुद लेके गया था शहर के अंदर से। आप शहर के अंदर से किला रोड में इस बस को लेके जाके देख लीजिए, वानी स्टैंड में जाके देख लीजिए, कचाबेरी रोड पे जाके देख लीजिए, आप झज्जर रोड के ऊपर जाके देख लीजिए। यू कैन नॉट एंटर। मुनीष जी अभी ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ समय के हिसाब से जहाँ पॉपुलेशन बढ़ती है, ट्रैफिक को के इंतजाम पुख्ता होने चाहिए, हर राज्य में होते हैं। लेकिन ये कहना कि डेवलपमेंट विकास सिर्फ हमारे ही टाइम पे हुई, मैं ये कहता हूँ कि उस वक्त भी जब मैं मंत्री था, उस वक्त भी हम चारों तरफ से, मैं तो हर महीने वाटर वर्क्स में जाया करता था कि पानी लोगों को ठीक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, क्या ब्लीचिंग पाउडर वहाँ पर ठीक डल रहा है कि नहीं डल रहा, सड़कों का निर्माण ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये कुछ हद तक बातें ठीक होती हैं, कुछ हद तक सही नहीं होती।
अब इन्होंने स्वीकार किया है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम के अंदर खूब विकास हुआ और पूरे प्रदेश का हुआ। जितने फ्लाईओवर आप देख रहे हो उन्हीं के टाइम के ऊपर बने हुए हैं। नंबर 1, रही परिवारवाद की बात। परिवारवाद तो अब घर में मान लो मनीष जी आप मंत्री थे तो आपका परिवार भी तो बैठता होगा साथ, आपसे सलाह मशवरे के लिए, आपको ठीक राय देने के लिए। मैं मंत्री था, मेरे साथ भी मेरा बेटा, मेरे रिश्तेदार मुझे बताते होंगे ये बात ठीक है, ये बात ठीक नहीं है। सलाह तो घर में भी होती है, लेकिन जहाँ तक परिवारवाद की बात है, मैं ये समझता हूँ कि दीपेंद्र हुड्डा के अंदर एक पोटेंशियल है। तो अभी तो 3 बार मेंबर पार्लियामेंट बना। वो मेंबर पार्लियामेंट तो लोगों के वोटों से 16-16 लाख की आबादी से और 3-3 लाख वोटों से बना है वो। तो इसलिए जो आदमी 3-3 बार मेंबर पार्लियामेंट रह चुका हो, भूपेंद्र हुड्डा 4 बार मेंबर पार्लियामेंट रह चुका है, 10 साल चीफ मिनिस्टर रहा है, तो लोगों ने ही चुना है, कोई परिवार ने तो नहीं चुना। तो इसलिए परिवारवाद की परिभाषा अपने अपने हिसाब से व्यक्त करें, ठीक है। परिवारवाद नहीं होना चाहिए और बिल्कुल इस तरह से भी नहीं होना चाहिए कि वही एक उसी चीज तक सीमित रह जाए। उसका विस्तार होना चाहिए, कार्यकर्ताओं तक भी बात जानी चाहिए और दोस्तों मित्रों तक भी बात जानी चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूँ। तो मतलब बत्रा साहब आपको पूछते हैं ना हुड्डा साहब परिवार की तरह? भूपेंद्र हुड्डा तो मेरे को कभी मैं भी टेलीफोन कर देता हूँ, वो भी मुझे टेलीफोन कर देते हैं, मेरे पुराने मित्र हैं। मतलब दोनों खुश हैं, एक ही पार्टी में। क्योंकि मैं देख रहा था कुछ वीडियोस तो देखा कि आप तो उधर शैलजा जी के मंच पे, उधर किरण जी के मंच पे, उधर रणदीप जी के मंच पे। देखिए शैलजा भी कांग्रेस में वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी हैं। रणदीप सुरजेवाला भी वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, 2 स्टेटों के। तो आजकल तो आपकी पहचान एसआर के कांग्रेस में एसआर के गोत्र से है ना, हुड्डा गोत्र से तो है नहीं अभी। नहीं, ये आपको आने वाले टाइम में सभी एक मंच पे नजर आएंगे, एक ही कांग्रेस नजर आएगी और इनका जो मनीष जी कह रहे हैं, इनका डट के मुकाबला करेंगे। ये राजनीति धर्म के नाम पे ये जिस तरह से आ जाता हूँ मैं, सेकंड राउंड उसी पे है, मैं आ जाऊंगा, फिर जरा पूछूंगा कि आपके यहाँ कितने गोत्र हैं और कि संगठन तो बना नहीं पाए अब तक, वरना बिना संगठन के ही चुनाव चल रहा है। पार्टी तो संगठन हो ना हो, पार्टी की हवा होनी चाहिए। आज दीवारें भी बोल रही हैं कि भाई अब बस हो गया, अब जाने दो, अब कांग्रेस को आने दो। दीवारें बोल रही है, दीवार में सर मार रहे हैं, ये तो अभी आता हूँ ये 10 साल हुड्डा जी भी रहे, 10 साल बीजेपी की हो गई है ना, लास्ट वाले 4.5 साल से तो आप भी हैं साथ में। कितना बदला है रोहतक? देखिए रोहतक में अगर आप विकास कार्य को देखेंगे तो 126 करोड़ के काम अकेले पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में हुए हैं और 61 करोड़ के काम अभी और हो रहे हैं रोहतक में। आप किसी भी तरीके से, चाहे रेवेन्यू में, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में, चाहे एक्साइज में, जितने भी हमारे पास डिपार्टमेंट हैं, सभी डिपार्टमेंट की हमारे पास मतलब जेजेपी के पास, मतलब जनता पार्टी। मतलब मैं थोड़ा एवरेज इंटेलिजेंस का आदमी हूं, मुझे समझाते चलिए। मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा के सबसे लोकप्रिय, सबसे मेहनती, सबसे इंटेलिजेंट, सबसे एजुकेटेड, 25 साल की उम्र में वो लोकसभा सांसद बने। सबसे मतलब मच मोर देन मनोहर लाल जी। मैं कह रहा हूँ वही लोगों की नजर में, ऑर्गेनाइजेशन लोगों की नजर में दुष्यंत जो है सबसे ज्यादा पॉपुलर, हरियाणा में सबसे ज्यादा लोग, हरियाणा में सबसे ज्यादा समझते चलना चाहिए, सबसे ज्यादा काम करते, सबसे ज्यादा लोगों से जुड़े हुए हैं। हरियाणा की जो नेचर है, गांव को, ग्राम को, मतलब सबसे ज्यादा में इंक्लूड कर रहे हैं ना मनोहर लाल जी को, या एक्सक्लूड कर रहे हैं? मैं सबको इंक्लूड कर रहा हूँ। अच्छा, हरियाणा में क्लियर करते चलिए। 35 साल की उम्र में जिस तरीके का उनकी लोकप्रियता है, जिस तरीके की उनको हरियाणा की समझ है, जिस तरीके से उन्होंने अब तक काम किए हैं और जिस तरीके से वो लोगों से जुड़े हुए हैं, और हमारा सपना मुख्यमंत्री का है, हम उस तक पहुंचेंगे, सफर है ये। क्या है सपना? सपना मुख्यमंत्री, हर पार्टी का सपना होता है। हमारा भी सपना है कि हम हरियाणा को सबसे अच्छे नेता के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में दुष्यंत चौटाला जी को जल्दी देंगे। अच्छा, तो मुख्यमंत्री का सपना है और मनीष ग्रोवर जी की पार्टी के पीछे घूम रहे हैं कि लोकसभा में 1 टिकट दे दो, 2 सीट दे दो,
आधा भी दे दो, उससे भी काम देखो, चला लेंगे। राजनीति में ऐसे चलता है। एक समय ऐसा भी ये हुआ कह रहे हैं कि 1 मिनट के लिए बस को रुकवाओ और ये जरा साइड पे भी जरा थोड़ा सा। एक समय ऐसा भी होता था कि भारतीय जनता पार्टी चौधरी देवीलाल जी से टिकटों का आपस में तालमेल करती थी। आज ये तो राजनीति में आज से तो दरिया में पानी बहुत बह गया। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे तो दरिया में पानी अभी और भी बहेगा ना। ठीक, ये आपको लगता है ये 10 साल प्लस 10 साल 20 साल कैसे देखते हैं आप रोहतक के डेवलपमेंट को? मुझे ऐसा लगता है कि ले रोहतक से नहीं, सब जगह सत्यानाश किया हुआ है इसने। गठबंधन जो है वो ठगबंधन है, एक दूसरे का सहारा लेके हरियाणा को लूटने की एक साजिश है और कुछ नहीं है। जो जेजेपी की बात है, मैं भाई साहब से पूछना चाहूँगा 5100 रुपये बुढ़ापा पेंशन का क्या रहा? 75% युवाओं को जो नौकरी की देने की बात थी वो कहाँ चली गई? आज पूरे प्रदेश के अंदर जहरीली शराब पी के लोग मर रहे हैं, उसके अंदर कौन शामिल है? कोरोना के दौरान शराब घोटाला इतना बड़ा हमारे प्रदेश के अंदर हुआ, रजिस्ट्री घोटाला, धान घोटाला, उन पे कौन जाएगा? आज भारतीय जनता पार्टी रोहतक के अंदर ढिंडोरा पीटती है कि हमने विकास कार्य करा दिए। पिछले कुछ दिनों पहले आपने भी बयान सुना होगा हमारे एमपी साहब अरविंद जी का कि 350 करोड़ रुपए का घोटाला अकेले रोहतक के अंदर हो गया, उन्होंने स्टेज के ऊपर से बोला था। तो उसके बारे में कौन बताएगा? ये सिर्फ एक गठबंधन नहीं, एक ठगबंधन है जो हरियाणा की जनता को ठगने का काम कर रहा है। अभी लेटेस्ट न्यूज़ है कि 3-4 दिन से मीडिया पे छाया सहकारिता मंत्री मंत्रालय के अंदर 185 करोड़ रुपए का जनता का खून पसीने की गाड़ी कमाई को ये लोग खा गए हैं। घोटाला हुआ 185 करोड़ रुपए का, उस पर कौन जवाब देगा? आज हरियाणा प्रदेश के अंदर युवाओं के साथ अनदेखी हो रही है। युवाओं के जो हरियाणा का युवा है उनकी नौकरियां काट काट के गुजरात के, बिहार के, पता नहीं कहाँ के बच्चों को हरियाणा के अंदर नौकरी दी जा रही है। 51 अगर नौकरी हरियाणा के अंदर लगती है तो 51 के अंदर 35 बच्चे बाहर के दूसरे प्रदेशों के हमारे युवाओं का हक खाने का काम कर रहे हैं। तो बीजेपी सरकार और जेजेपी सरकार सिर्फ और सिर्फ एक ठगबंधन है और कुछ नहीं है इसके अलावा। रोहतक का डेवलपमेंट हुड्डा जी का रिज्म यानी कांग्रेस और उसके बाद बीजेपी। जैसा कि शशि रंजन जी आपने कहा कि बीते वर्षों में डेवलपमेंट की अगर बात करें और उनकी तुलना अगर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के शासनकाल के दौरान इनेलो सरकार की करें तो वो बिल्कुल शून्य है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ जनता को इन्होंने बरगलाने का काम किया, उनके साथ धोखा करने का काम किया है। जिस प्रकार से मतलब भाषण के अलावा कुछ जिस प्रकार से और कुछ मैं पॉइंट्स पे लॉजिकल तथ्य पे ही आ रहा हूँ, जिस प्रकार से बत्रा जी बताने का काम करे थे कि हुड्डा साहब ने बाईपासेज निकालने का काम किया, तो मैं उन पे प्रकाश डालना चाहता हूँ। ये बाईपासेज सिर्फ और सिर्फ सन सिटी के लिए निकालने का काम किया, ओमेक सिटी के लिए निकालने का काम किया। जनता की जो जैसा कि आपने कहा था कि ग्रोवर जी कहना भूल गए, किस प्रकार से CLU में धांधली इसमें हुड्डा साहब ने अपने समय में करने का काम किया और अपने आदमियों के लिए, कहीं आनंद सिंह दांगी जी के लिए, कहीं बत्रा साहब के लिए, दूसरे वाले बत्रा साहब कहीं आप समझ जाओ उनके गोदामों के लिए रोड निकाल करके उन्हें बाईपास उनको रोड लगा करके उन्हें उनकी जमीन को संवारने का काम किया और किसानों के साथ उन्हें धोखा करने का काम किया। और जब इनका शासनकाल गया, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का जब समय था तो हमारी जो सरकार की जो खजाना था वो भरा हुआ था। जब इनका शासन गया तो उसके बाद हम कर्जे में थे और आज भी उसकी स्थिति आप देख सकते हैं। उसका बोझ हमारे प्रदेश की जनता भुगतने का काम कर रही है। और विकास की बात प्रदेश में और देश में आपको देखने को आसानी से मिल सकती है कि हर चीज़ आज तथ्य पे है। किस प्रकार से बेरोजगार आज सड़कों पर है, किस प्रकार से पेपरों में और अन्य इस तरह की जो धांधलियां हैं वो प्रदेश में। मैं सोच रहा था कि जब रोहतक में बोर्डिंग हुई है तो रोहतक की कुछ स्पेसिफिक बातें करेंगे। रोहतक की स्पेसिफिक बातें ये है जिस प्रकार से आज पानी की जो स्थिति है, जल भराव की जो स्थिति है, किसानों की जो दयनीय स्थिति है, बहुत सी जगह नमी की समस्या है, उनके लिए नहरी पानी की समस्या है। उसके साथ साथ यहाँ स्कूल की समस्या, वहाँ टीचरों की कमी है, स्वास्थ्य के जो अस्पताल हैं उनमें डॉक्टरों की कमी है, विश्वविद्यालयों में टीचर की अपॉइंटमेंट्स की कमी है। ठीक है। एक आपने देखा होगा आजकल कांग्रेस का भाषण चल रहा है, हम जरा उस मुद्दे पे आ जाते हैं, चंडीगढ़ वाले पे। हुड्डा साहब ये कह रहे हैं भाषण में कि अगर हमारी सरकार आ गई तो 6000 हम वृद्धा पेंशन जो है वो दे देंगे, उसके बाद गैस सिलेंडर हम 500 रुपये कर देंगे, उसके बाद 100 गज वाली ज़मीन जो है वो उसका हम अंबार लगा देंगे, किसानों का ऋण माफ़ कर देंगे, बिजली में हम पूरी किफ़ायत कर देंगे। ये घोषणाएं चल रही हैं कांग्रेस की। आप तो बीजेपी में रणनीति बनाने वाली भी टीम में, आपको पता है ये सारी घोषणाएं चल रही हैं। लाल के सपने लेते
समय में नहीं आने वाली। आपको 10 साल मिले थे तो जो आपने 2013 गोहाना के अंदर आपने इतनी घोषणाएं की थी, क्यों नहीं लागू किया आपने? आप ये कह रहे मैं 6000 बढ़ा दूंगा। आप ये बताएं कि 10 साल आप रहे, बुढ़ापा पेंशन कितने राशि दी आपने? मुझे जहाँ 750। हाँ 750। हाँ 10 साल में सिर्फ 750। अब आप 6000 के सपने दिखा रहे हो। कौन सा मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हो? आपने तो 750 से ऊपर किया नहीं। वर्तमान की सरकार ने 3000 रुपये। हमारा आंकड़ा ज़्यादा या उनका आंकड़ा है? 10 साल उनके, 10 साल हमारे। आपने तो मात्र 750। 2013 में आपने की थी 1000 की घोषणा, वो भी नहीं लागू किया आपने, हमारी सरकार ने आके किया। आज 3000 रुपये है। इसलिए लोग इनकी बकाई झूठ की राजनीति जो है अब नहीं चलने वाली। अब जो तथ्यों पर जो जनता को दिख रहा है साफ, मैंने कहा राजनीति की परिस्थितियाँ बदल चुकी है। और राजनीति का आप वो देख रहे हैं कि 10 साल के अंदर अब बात निकल कर आई थी युवा बेरोजगार। अपने सरकारों का डाटा निकाल लें, पिछली सरकारों का 10 साल का, वर्तमान की सरकार को डाटा निकाल। ठेका प्रथा थी 10 साल में चौधरी भूपिंदर हुड्डा के टाइम में ठेका प्रथा। एक कर्मचारी की जब सैलरी में से ठेकेदार 2500, 3000, 4000 कार्ड मात्र 6000 देता था। अब वो जितने ठेका प्रथा के वर्तमान की हमारी सरकार ने उसको बिल्कुल ही ठेका प्रथा खत्म कर दी। हरियाणा कौशल विभाग द्वारा उनको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया है। एज ए जैसे एक सरकारी कर्मचारी चुन कर आता ऐसी सुविधा उसको मिलने वाली। रात को ही हाई कोर्ट ने जो नौकरियां रोकना चाहते हैं जाकर एक एप्लीकेशन हाई कोर्ट में लगवा देते हैं। जैसे ही रिजल्ट रात को हाई कोर्ट से मिला रिलीफ, 12 बजे सबको अपॉइंटमेंट लेटर उनको जारी हो गए। ये 20,000 नौकरी युवाओं को दे रहे हैं। ना उसमें मेरा रोल है, ना सुभाष बत्रा का रोल है, ना मनोहर लाल जी के रोल है। उसकी मेरिट के हिसाब से नौकरी मिल रही है। वर्तमान में मेरा हरियाणा बाकी देशों की जितनी स्टेट की पॉलिसी है, हरियाणा की हर पॉलिसी को बाकी स्टेटें भी अपना रही है। ऐसा वर्तमान के माननीय मनोहर लाल जी ने ये काम पूरे प्रदेश में किया। कह रहे नौकरियों को लेकर के और जो घोषणाएं हो रही हैं आपके यहाँ, है ना, उसका आपको लगता है इनके यहाँ भी घोषणा हो रही है? वो कह रहे हैं, अभय सिंह कह रहे हैं कि जो बेरोजगार होंगे उनको हम 21,000 रुपया महीना देंगे। मतलब नौकरी से ज़्यादा तनख्वाह, ग्रुप सी ग्रुप डी से ज़्यादा तनख्वाह हो जाएगी अगर आप बेरोजगार हैं। ये सब लगता नहीं है कि आपको बड़ा, मतलब 500 रुपये सिलेंडर, किसानों का मुफ्त कर दे, मतलब कर्ज मुक्त कर देना, 6,000 कर देना। गोहाना की रैली 13 में हुई थी, गुलाबी नोट का जिक्र किया था, तब 1000 रुपये का चलता था। ये सब शशि रंजन जी, अभी मुनीश जी ने कहा है कि डाटा निकलवा के देख लो। आज महंगाई का ये आलम है कि हमारे टाइम में डीजल के क्या रेट थे, पेट्रोल के क्या रेट थे, जिससे सारी अर्थव्यवस्था चलती है। उस वक्त डीजल 50 रुपए। मतलब डेटा डीजल का देखना है या डेटा नौकरियों का देखना है? दोनों। मैं नौकरियों पे भी आऊंगा। आज 2 लाख नौकरियां वैकेंसी खाली पड़ी हैं गवर्नमेंट स्कूलों में। सर, बीजेपी का आरोप ये रहता है कि भर्ती रोको गैंग एक है, वो जाके केस कर देते हैं। लेट मी स्पीक। ये केस तो हाई कोर्ट में बड़ी इसी काम के लिए। अगर कोई इरेगुलरिटी आ रही है तो उसके खिलाफ हाई कोर्ट में लोग जाएंगे। मैं जो बात कहना चाहता हूं कि आज इतनी अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रही है। आज हमारे यंग लड़के और पढ़े लिखे आज ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं। आज उनके पास रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं है। 2 लाख ऑफिशियल रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ हरियाणा की, आज वैकेंसी खाली पड़ी है। कहाँ है रोजगार? रोजगार तो है ही नहीं, नंबर 1। नंबर 2, मैं हर पहलू पे आऊंगा। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि आज महंगाई सर चढ़ के बोल रही है।
आज सिलेंडर हमारे टाइम में 400 रुपये था, आज 1100 रुपये है। क्या रेट थे पेट्रोल और डीजल के, आज 100 रुपये से ऊपर दाल मिलती है। आज आप दूध, हर चीज को आप उठाकर देख लो, महंगाई सर चढ़ के बोल रही है। इसके पीछे कारण क्या है? आपकी पॉलिसी है इसके पीछे कारण। आपने ये बात तो कह दी। मैं ये कहता हूं कि मेरे टाइम का, मैं तो, मेरे पास क्रय का विभाग था, मेरे टाइम के ऊपर आप डाटा निकाल के देख लो, क्राइम की रेशो क्या थी, आज क्राइम कहाँ है। आज हर मतलब आप सारे मुद्दे पे बोल रहे हैं। जो मुद्दा मनीष जी ने उठाया, रोजगार की बात, नौकरी का, उस पे आप आ नहीं रहे। मैं उस पे आ रहा हूँ, मैं नौकरियों पे तो सबसे पहले आया हूँ। मैंने ये कहा है कि आप इसका जवाब दे दीजिए, हाई कोर्ट में जाके स्टे ले लेते हैं, इतना ही कहा है ना। मैं ये कहता हूँ कि 2 लाख नौकरियां की वैकेंसी है, क्यों नहीं फिल करते उनको आप? मनीष जी, आप इसका जवाब दीजिए। इनको मेरे बड़े भाई हैं, गृह राज्य मंत्री, बड़ा महकमा में, इनको पूरे हरियाणा में हमारी जॉब टोटल है कितने, नंबर कितने, और वर्तमान में 10 साढ़े 9 साल में हमने कितनी नौकरी दी? पूरा डाटा ही मुश्किल है। हरियाणा में नौकरी सरकारी डिपार्टमेंट 4 लाख, ये कह रहे 2 लाख खाली है। मैं कह रहा हूँ 1,20,000 नौकरियाँ हमने हरियाणा सिलेक्शन सर्विस कमीशन बोर्ड, हरियाणा पब्लिक दी है। HKRM के द्वारा हमने 90,000 नौकरी दी है। वर्तमान में रात को ही 20,000 का हमने क्लीन चिट हरियाणा सिलेक्शन बोर्ड द्वारा, जैसे हाई कोर्ट से आई है वह हमें। वर्तमान के जो हमारे चारों तरफ इंडस्ट्रियों का जाल बिछ रहा है, आज खगोदा लगा लो, गुरुग्राम लगा लो, मनेसर लगा लो, रोहतक लगा लो, चारों तरफ पूरे हरियाणा। आपने एक जिक्र किया रोहतक, चौधरी भूपेंद्र, हमने तो हर क्षेत्र का, हर जिले का आज विकास हुआ है। आज किसानों को बेरोजगार लाके छोड़ दिया। चौधरी भूपेंद्र सिंह नौकरियों से किसान पे आ गए। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा में आ रहा है, ये रोजगार। आप एक काम करो, सब सस्ती जमीनें किसानों की लेकर 20,000, 30,000, 2 लाख का किसानों से लेकर दे दिया उमेश फ्रंट सिटी को, बड़े बड़े रियल एस्टेटों को। आज किसान ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जिसकी किसान की जमीन, वर्तमान की सरकार ने कोई भी जमीन किसानों से जबरदस्ती नहीं ली। खुले मार्केट में रेट लगाकर किसान का मन करे दे या ना दे, जबरदस्ती किसी ने। आज कौन सी बेरोजगारी? किसानों से पूछो जाकर दर्द उनका, ये रोजगार आपने दिया है उनका खींचा? किसान हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, क्राइम की बात करते हो। 10 साल के अंदर मेरे रोहतक के अंदर इन्हीं की सरकारों में जबरदस्ती दुकानें खाली करवा लेते थे और बेचारे को हार्ट अटैक हो गया। इन्हीं के मुख्यमंत्री की दुकान, उसके बेचारे का सामान उठा दिया। मेहता नाम का, नाम बता सकता हूँ, मलिक का मर्डर हुआ इनके घर के बगल में। इनके घर में मेरा नाम क्यों, उंगली मेरी तरफ क्यों कर रहा है? और कौन बैठा मेरे घर के नजदीक? कौन सा घर के नजदीक? गुफा वाला मंदिर, जहाँ उसको मर्डर हुआ गया। कुछ मैंने उसके चौधरी भूपेंद्र रोडी के कोठी पे गर्मी के दिन आलोक मित्तल, जो वर्तमान में CID आजकल हैं, उस समय SP थे, दून साहब इस टाइम DC थे, उसी कोठी भूपेंद्र रोडा की कोठी पे हमने धरने प्रदर्शन दिए। पकड़ के लाओ उसको, नहीं पकड़ा। आज ये स्थिति कौन सी क्राइम की बात करते? वर्तमान के आज ये खाली बैठे हैं, ना इनके पास प्रदर्शन के बाद मुद्दा है, ना हरियाणा सरकार के खिलाफ मुद्दा है। आज कोई काम नहीं है। मीडिया को बुलाते हैं, उसमें अपनी बात छोड़ रहे। अभी थोड़े दिन पहले कहा इन्होंने, श्री सुभाष जी बत्रा जी ने, कांग्रेस का यही हाल रहा ना, यही हाल मैं वीडियो दिखा सकता है इनको कि 1 सीट भी नहीं आएगी, न देश में न प्रदेश में। ये श्री सुभाष चंद्र बत्रा, गृह राज्य मंत्री पूर्व, उनके बयान हैं। आज ये वर्तमान में चौधरी भूपेंद्र सिंह गीत गा रहे हैं। अभी तक आपके हफ्ता पहले आप ये कह रहे थे कांग्रेस कहीं नहीं है। जो 9 साल के अंदर अपना बच्चा नहीं डिलीवरी कर पाए, वो बच्चा ही सारा पेट में अंदर जाके जख्म आ गए। कांग्रेस की ये हालत है। 9 साल के अंदर अपना कोई भी डिलीवरी नहीं दे वैसे संगठन की, कि क्या प्रदेश को देंगे संदेश, क्या देश को संदेश। जनता विश्वास नहीं करे इन पे। इसलिए श्री मनोहर लाल जी ने कहा 75 साल पूरे हो गए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी घर बैठो, दीपेंद्र को साइड में करो, सुभाष बदो आगे बढ़ाओ।
ये बढ़ाना नहीं, वो बढ़ाना नहीं चाहते, ये उनके पीछे पीछे घूमते हैं, जुत्ती उठाते हैं कि भूपेंद्र भाई को आगे ले जा, भाई ना गलत बात, आगे ले जा, गलत ना कर, भूपेंद्र आगे ले जा। गलत बात ना करो ना, डोंट से लाइक दिस। अगर मैंने जूती उठानी होती ना, मैं पता नहीं कहाँ का कहाँ होता। सुनो, मैं जो आज एक एक मुद्दे पे आओ। आपने पहले नौकरियों की बात की, आज किसी गवर्नमेंट के स्कूल में चले जाओ, सरकारी स्कूल में, वहाँ प्रिंसिपल बैठा है, टीचर नहीं है। आज किसी हॉस्पिटल में चले जाओ, वहाँ डॉक्टर नहीं है। आप रोजगार की बात करते हो, कोई महकमा ले लो, इरिगेशन, बीच में नहीं, डोंट इंटरप्ट। सुनो, आप किसी महकमे में, किसी इंस्टीट्यूशन में चले जाइए, अगर वहाँ टोटल स्टाफ कितना होना चाहिए और कितना है, आपको जानकारी मिल जाएगी, आपको डाटा मिल जाएगा। एक बात। दूसरी बात, इन्होंने हमारी कांग्रेस पार्टी की बात कही है और मेरे वीडियो वायरल की बात कही है। मैंने ये कहा है, ये तो विद इन पार्टी भी डेमोक्रेसी होती है, वहाँ भी मैंने चैनल में कहा है अभी ऑन करो। मैंने ये कहा है कि जब तक सारे लीडर इकट्ठे होके नहीं चलेंगे, एक चेहरा पार्टी का, जो एक कांग्रेस पार्टी जिसने 60 साल इस देश में राज किया, मैंने कहा कि आप लोगों को इकट्ठे होके, आज इतना भारी लोगों में आक्रोश है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, मौजूदा बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ, दीवारें, ईंटें, जानवर भी बोल रहे हैं हाय तौबा इनसे बचाओ। सुनो मेरी बात, लेकिन आप क्यों नहीं इकट्ठे हो रहे? लोग कांग्रेस को लाना चाहते हैं, आप इकट्ठे हो जाओ तो कांग्रेस बहुमत में भी आएगी, सरकार भी बनाएगी। आज वो इकट्ठे हो रहे हैं, आज मेरी बातों का अनुकरण कर रहे हैं। कौन कौन इकट्ठे हो रहे हैं, मेरी भी जानकारी थोड़ी बढ़ जाएगी, हो सकता है। मैं आजकल बस में घूम रहा हूँ। एक 10 दिन के अंदर सभी नेता, मेरा रिकॉर्डिंग कर लीजिए, सभी नेता एक ही मंच पे नजर आएंगे। सुनिए, आज उनको सबको पता है, सभी लीडरों को। अगर नहीं हुआ तो ये तो ईडी सीबीआई, कदे किसी को कोई डर से मानता है तो उसको डरा लो, कोई अंदर करने से मानता है तो अंदर कर दो, कोई किस हिसाब से चलता है उस हिसाब से चल दो। मतलब ये एक मंच पे कौन कौन इकट्ठा हो रहे हैं? नाम जैसे मतलब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बहन शैलजा देवी जी, रणदीप सुरजेवाला, उदय भान, किरण चौधरी, जो पहले सीएलपी की लीडर थी, सारे लीडर। अच्छा, ये सब अभी अलग अलग है ना? कोई अलग अलग नहीं। अरे तो अपने इलाके में कांग्रेस को तगड़ा करने की कवायद कर रहे हैं, कह रहे हैं ना। मतलब लेकिन मेरा सुझाव था कि अलग अलग इलाकों में जाने की बजाय आप एक मंच पे भी इकट्ठे आइए। मतलब आप इतना रिफाइन और रिट्यून कर रहे हैं। नहीं, अरे दिल की बात को आने दीजिए ना बात। मैं दिल की कह रहा हूँ, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आने वाले टाइम में कांग्रेस सरकार बनाएगी और 2024 में ये सब इकट्ठा हो जाएंगे या 26-27 की योजना बता रहे हैं? ये 2024 की योजना बता रहा हूँ, 2024 की बता रहा हूँ। ये सब इकट्ठे हो सभी इकट्ठे होके इनसे मुक्ति पाएंगे। इन्होंने जो कुरीतियां कर रखी हैं, जो इन्होंने जो भ्रष्टाचार, अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, मैं कहता हूँ कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो सड़कों पे ना हो। संगठन कब तक आ जाएगा? अब टाइम खत्म हो रहा है। संगठन आपका कब तक आ जाएगा? या कांग्रेस को ये लगता है संगठन क्या है? ऐसे ही 2-4-5 चुनाव तो बिना संगठन का लड़ लिया आपने। लड़ लिया, और बाई इलेक्शन जितने आप डाटा निकाल लीजिए, बगैर संगठन के हम जीते हैं। कौन सा? जींद बाई इलेक्शन, एलनाबाद बाई इलेक्शन, आदमपुर बाई इलेक्शन। तो आप सन 1947 की बात मत कीजिए। बड़ौदा जी के एक बड़ौदा छोड़ कर 1947 मुझे गिनाने दीजिए। सुनो, बड़ौदा के बाद और गिनवा दीजिए। बड़ौदा के बाद और गिनवा दीजिए। इन्होंने कौन सा जीता? अरे जींद बाई इलेक्शन, छोड़ो ना, आदमपुर बाई इलेक्शन, एलनाबाद बाई इलेक्शन, बड़ौदा बाई इलेक्शन। इनको सुनो, मेरी एक बात सुन लीजिए, आज बता रहा हूँ आपको। मैं लोकसभा के अंदर तो कितनी सीट कांग्रेस की आएगी, कितनी इनकी आएगी, मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। सुनो, डर लगता है? ना डर तो मैं नहीं डरता किसी से भी। सुनो, एक ही 2 ही आदमी होते थे, एक मेरे पिता, समय बहुत कम है, जल्दी उनसे तो डरते थे, उधर भी जाना है। वो डर नाम की चीज ही नहीं है।
मैं ये कहना चाहता हूँ आने वाले टाइम में कांग्रेस सरकार बनाएगी और इनकी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ फतवा देगी। अगर आपने कांग्रेस में सबको इकट्ठा कर दिया तो सुभाष बत्रा जी का तो जय जयकार हो जाएगा, राहुल गांधी से ज्यादा जय जयकार हो जाएगा, और पूरा हरियाणा फिर जो है ना आपके सामने नतमस्तक रहेगा। ये शुभ काम जितना जल्दी हो उतना जल्दी करवा दें, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। वरना जो बस, जो कांग्रेस की बस है ना, 4 चक्का, एक उधर एक उधर एक उधर एक उधर, और स्टेपनी कोई और लेकर भाग गया है। आपकी सर बीजेपी की सरकार है 2024 में 2 चुनाव लड़ने। ये जेजेपी वाले बेचारे इतना इनको आपने विवश लाचार बनाया हुआ है। अब इधर हमारी बस लगी गैरेज में घूम घाम करके, उधर चुनाव की घोषणा हुई। अब तक इनको पता नहीं है कि 1 पे लड़ना है, 2 पे लड़ना है, 1.5 पे लड़ना है, 10 पे लड़ना है, और बीजेपी वाले सब के सब कहेंगे कि 10 पे हम कमल का फूल खिलाएंगे। तो ये चाबी लेकर के झुनझुना बजाएंगे, क्या करेंगे ये? नहीं, शशि रंजन जी, वर्तमान में हमारा गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी जेजेपी सरकार का गठबंधन है। आगे चुनाव वाली स्थिति, चुनाव में हमारी अभी जो गठबंधन है वो सरकार वाली, हमारी जो वर्तमान में जो हमारी केंद्रीय चुनाव समिति होती है उसमें तय होता है, क्योंकि जेजेपी भी अपनी तैयारी करी है, बीजेपी भी करी है, कांग्रेस भी करी है, इंडियन नेशनल लोकदल भी करी। हाँ ठीक है, ये तो जो चुनाव का समय आएगा, चुनाव घोषणा होंगे, अलग अलग पार्टी के नेता बैठेंगे, अपनी अपनी बात रखेंगे, निर्णय केंद्र करता है। तो हमारे यहाँ परिवारवाद की पार्टी तो है नहीं, केंद्र करता है, बोर्ड बैठता है, बोर्ड में निर्णय होगा। तो ये बार बार आप लोग जो जितने नेता है कहते हैं, जैसे मैं पूछूंगा कि लोकसभा में क्या रहेगा हरियाणा में, तो आपका जवाब 2019 में था, है 2019 में था, 19 में तो 10 के 10 पे कमल, 10 के 10 पे कमल खिलेंगे। यही सुभाष बतरिया में लड्डू खिलाएंगे, मतलब 10 के 10 पे कमल खिलेंगे, 10 पे 10 पे कमल खिलेंगे। इन्होंने ताली बजाई है, इसका मतलब ये है, ताली का मतलब समझते हो, फटा बैठेगा। जननायक जनता पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर पूर्ण रूप से तैयार है, और हम वैसे हम एनडीए का हिस्सा हैं। एनडीए में जिस भी तरीके का फैसला होगा उसके अनुसार हम चलेंगे। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि धरातल पे अगर आप जाके देखोगे, हरियाणा के लोगों से आप मिलोगे, ग्रामीण अंचल की अगर आप बात करोगे, पूरे हरियाणा का ग्रोथ देखोगे, तो आप जननायक जनता पार्टी काफी मजबूत है। लोकसभा चुनाव में ये बात बता दिया आपने मनीष ग्रोवर जी को, ये पहुंचा देंगे ऊपर। वो हरियाणा के मुख्यमंत्री, उनको ये बातें पता है, और तभी तो एक उनके बिना ना हमारी सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है जेजेपी की मिलके चल रही है ना, सरकार लोकसभा चुनाव में भी। बोलिए बोलिए जो आ रहा है, हम वही बता रहा हूँ, लोग बीजेपी की सरकार चल रही है वो लोकसभा चुनाव हट जाएंगे तो इंडिपेंडेंट खड़े हैं। नहीं, लोकसभा चुनाव में जननायक जनता पार्टी का प्रदर्शन मैं कह रहा हूँ सबसे बेहतर होगा। एक समय था जब बीजेपी और हजका का गठबंधन था, और जहाँ आप बैठे वहाँ हजका वाले बैठते थे, और तब लोग कहते थे कि शशि जी तो जो है ना हजका बीजेपी का गठबंधन उनके पास तोड़वाने पे तुले, जबकि मैं आईना दिखाता था। उनके पास दुष्यंत चौटाला जी जैसे नेता नहीं थे, हमारे पास दुष्यंत चौटाला जी जैसे नेता हैं, जिनका मतलब तो हजका वाले आजकल बीजेपी में ही है, जिनको ये लंगड़ा घोड़ा कहते थे, वो सब पैर वैर ठीक हो गया, अब वापस आ गए बीजेपी में। मैं आज आपको कह रहा हूँ कि आप देखिए दुष्यंत चौटाला जी बहुत जल्द हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे, और हरियाणा की जनता उनको बनाएगी। आप मुझे ये कह रहे हैं या मनीष ग्रोवर जी को कह रहे हैं? मैं पूरे हरियाणा के लोगों की आवाज आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को बता रहा हूँ। मतलब इनको बता दिया है ना कि मुख्यमंत्री वो बनेंगे। बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। वो हरियाणा के सब बनेंगे 2024 में, 29 में। हरियाणा की जनता ने इसके लिए तैयारी कर ली, बड़ी जल्दी इसका नतीजा आपको देखने को मिलेगा। ये सब छोटे छोटे पीसेस है जिसको समझना चाहिए आम आदमी पार्टी, है ना। एक तो आप करप्शन पे बात करते हैं, आपके नेताओं के ऊपर बहुत सारे और आरोप लग रहे हैं, जेल जा रहे हैं, और हरियाणा में जब आप आते हैं तो एक SYL का मुद्दा भी आपका पीछा नहीं छोड़ता है। 2024 और आजमपुर बाई इलेक्शन आप लड़ चुके हैं, रिजल्ट आपको पता है। बहुत संक्षेप साहब, इस देश के अंदर जेल का खेल चल रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी कह लो या एनडीए कह लो, इनका जो गठबंधन है वो ईडी से हो गया है। ईडी को इन्होंने गठबंधन के अंदर शामिल कर लिया है। जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज उठाता है, इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता है, इनकी कुरीतियों को उजागर करता है, उसको ये उठा के जेल में डालने का काम करते हैं। हमारे आम आदमी पार्टी के ऊपर जितने मर्जी भ्रष्टाचार के इन्होंने आरोप लगा दिए, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज तक कोई भी आरोप सिद्ध हुआ? हमारे 38 से ज्यादा MLA को इन्होंने उठा के जेल में डाला, जिनके ऊपर इन्होंने मुकदमे दर्ज कराए।
आज हमारे संजय सिंह जी को जेल में डाल दिया, जो इस देश के अंदर सबसे बड़ी क्रांति का चेहरा है, मनीष सिसोदिया जी, कि उन्होंने गरीब के बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था बनाई, इस देश को एक नया आईना दिखाया शिक्षा को लेके। आज हरियाणा के अंदर 1500 स्कूल के अंदर बच्चों के लिए पढ़ाई के कमरे नहीं है, 750 स्कूलों के अंदर छात्राओं के लिए टॉयलेट नहीं है, लड़कों के लिए टॉयलेट नहीं है, 500 स्कूलों में टीचर नहीं है, 29,000 नौकरियां आज अध्यापकों की हरियाणा के अंदर खाली पड़ी हैं, जो हाई कोर्ट के अंदर हलफनामा हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हरियाणा की सरकार ने अभी कोर्ट को अभी दिया है 3 दिन पहले। तो किस मुद्दे पे बात करना चाहते हो आप? भ्रष्टाचार के ऊपर आप मनीष सिसोदिया को अंदर डाल दो, जिसने बिजली फ्री कर दी गरीब लोगों की, स्तंदर जैन को, उनको उठा के अंदर डाल दिया। इस देश में अन्याय की आंधी बह रही है, उस अन्याय की आंधी का जो मुख्य सूत्रधार है भारतीय जनता पार्टी है। जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलेगा वो जेल में जाएगा। जो भ्रष्टाचारी आदमी भाजपा ज्वाइन करेगा, चाहे छगन भुजबल है, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा है, चाहे शारदा स्कैम नारदा स्कैम वाला शुभेंदु अधिकारी है, चाहे जितने भी भ्रष्टाचारी भाजपा में जाएंगे, अजीत पवार से लेके तो नारायण राणे तक। INLD आपके सामने चुनौती, समय बहुत कम है, जल्दी से, है ना, आपके सामने चुनौती, पार्टी को तो सरकार में लाना है ना, आपको इलेक्शन कमीशन और वो सब पता होगा, पार्टी सिंबल भी बचाना आज की तारीख में एक बड़ी चुनौती है। नहीं, इस तरह की कोई चुनौती नहीं है। जिस प्रकार से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने प्रदेश में अपने संगठन के साथ मजबूती के साथ लोगों में जाने का काम किया है, अभी पीछे आपने देखा परिवर्तन यात्रा जिस तरह से उन्होंने हरियाणा प्रदेश में निकालने का काम किया है, उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट सामने निकल करके आ रहे हैं। और उन जनता में जो उन्होंने विश्वास जो कायम किया है, जिस प्रकार से आज उन्हें जाना जाता है कि उनकी करनी और कथनी में बिल्कुल फर्क नहीं है। इसलिए आने वाले समय में आप देखिएगा कि इंडियन नेशनल लोकदल लोकसभा में भी और विधानसभा में परचम अपना लहराने का काम करेगी और प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेगी। इसके साथ साथ मैं एक बार आपको कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से आपने कहा कि पेंशन की आपने बात की, बेरोजगारी भत्ते की आपने बात की, तो पुराने समय में भी ये कहा जाता था कि पेंशन नहीं दी जा सकती, जब चौधरी देवीलाल ने पेंशन बनाने का काम किया था। उसी प्रकार से बेरोजगारी भत्ता जब माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री होते थे, उस समय में भी 7,000 रुपये से लेकर के 11,000 रुपये तक बेरोजगारी भत्ता दिया जाता था। तो उस समय में दिया जा सकता है, तो इस समय में आज 2024 में 21,000 रुपये क्यों नहीं दिया जा सकता? ये सिर्फ सोच और नियति का फर्क है। आने वाले समय में जब माननीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां निकाल करके उन्हें युवाओं को नौकरी लगाने का काम करेंगे, और जो युवा साथी रह जाएंगे, काबिल होंगे, उन्हें बेरोजगारी भत्ता दे करके उन्हें सम्मानजनक जीवन व्यतीत करने के लिए हम एक चलिए देने का काम। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि जो आप कह रहे हैं वो सही साबित हो। लेकिन आप तो स्टूडेंट भी यूनियन में रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स भी थोड़ा पढ़ाई होगा आपने, स्टेट फाइनेंस भी थोड़ा पढ़ना चाहिए। मैंने बताया जो 2005 में 11,000 रुपये दिया जा सकता है, आज तो हमारे पास तमाम तरह के सुविधाएं और ऐसे सोर्सेज पैदा हो गए हैं जो प्रदेश में हमारी इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं। तो हम 2024 में 21,000 रुपये आराम से दे सकते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये रोहतक की कहानी है और 2024 यकीन मानिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, दिल्ली के लिए भी और चंडीगढ़ के लिए भी। वक्त के साथ बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं और रोहतक में कितना बदलेगा और क्या बदलेगा ये 2024 में ज़रूर पता चलेगा। बहरहाल हमारा तो काम इनकी बात आप तक पहुंचाना है। लोकतंत्र के मालिक असली वाले आप हैं, आप फैसला लीजिए कि 2024 में क्या करना है और आपका ही फैसला आखिरी फैसला है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। और अगला पड़ाव अगले ज़िले में यानी झज्जर में। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस प्रेजेंटेड बाय जनता टीवी, पावर्ड बाय पीएनबी किचन में, पीएनबी की सुनो हेल्दी चुनो, सपोर्टेड बाय यूपीएस लक्ष्मी, एलपीएस बोसाड, प्रूवन प्रोडक्टिविटी। ओए होए पीएनबी, बर्तन क्या बनाए, स्टेनलेस स्टील अव्वल है और वो भी ट्राई प्लाई।
पीएनबी के स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स हैं ISI सर्टिफाइड और वो भी ट्राई प्लाई यानी मेटल के 3 लेयर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम ताकि बर्तन एक समान गर्म हो जिससे आपकी कुकिंग हो फास्टर, स्मार्टर, बेटर। पीएनबी की सुनो, हमेशा हेल्थी चुनो।